So, the chapter that we'll be going to start today is power sharing. ये चैप्टर में अपन जानेंगे यह कि पावर शेयरिंग होता क्या है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और पावर शेयरिंग करा जाता है तो कैसे करा जाता है. सबसे पहले इस चैप्टर का अपन एक गो थ्रू करेंगे. उसमें पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक केस स्टडी दी गई है. केस स्टडी आपके दो देशों की बात करती है. पहला देश का नाम है बेल्जियम, जो आपका यूरोप का एक छोटा सा देश है, और दूसरा अपने इंडिया का सदर्न पड़ोसी है जिसका नाम है श्रीलंका. ये दो देशों की कहानी आप जानोगे और सीखोगे कि इन दोनों देशों ने जो पावर शेयरिंग की समस्या है उसका समाधान कैसे ढूंढा. बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की डिमांड को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करा, समझदारी से एक्सेप्ट करा, लेकिन श्रीलंका ने उसी पावर शेयरिंग को की डिमांड को बड़े स्टूपिड तरीके से, आई वुड से, उन्होंने एक्सेप्ट करा, जिसके इल इफेक्ट्स बाद में श्रीलंका को बहुत सारे देखने पड़े. एग्जाम्पल के रूप में कितने देखने पड़े, इन द ईयर 2022, ये 3 साल पहले की बात है, कि श्रीलंका के लोग श्रीलंका के ही राष्ट्रपति को मारने के लिए दौड़े, और राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के देश छोड़ना पड़ा. यदि वो ऐसा नहीं करते तो लोग उन्हें मार डालते. कैसे हुआ ये अपन आगे वाले टॉपिक्स में जानेंगे. तो सेकंड टॉपिक है दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब होता है अपने मेजोरिटी जो लोग होते हैं किसी भी देश के अंदर, मेजोरिटी जो जनता है वो अपनी इच्छाओं को माइनॉरिटी पे थोप रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि माइनॉरिटी को कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसा चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया गया. मतलब श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी लोग थे, अच्छा कौन थे मैं अभी बता देता हूँ, वो सिन्हाली लोग थे. वो सिन्हालीज लोग थे. स्पेलिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए सिन्हाला कम्युनिटी. वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, और उन्होंने दूसरी कम्युनिटी पे जो माइनॉरिटी में थी, अच्छा वो भी बता देता हूँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी का नाम है तमिल पॉपुलेशन. सो तमिल पॉपुलेशन के ऊपर अपने इच्छाओं को थोपा. धीरे धीरे तमिल की पॉपुलेशन परेशान हो गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया. वो चीज़ अपन जानेंगे आगे, इसी टॉपिक के अंदर आपको जानने को मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो अभी तक आप ये पढ़ चुके होंगे कि बेल्जियम के लोगों को समस्या क्या थी, और आप इस टॉपिक में ये जानेंगे कि बेल्जियम की जनता ने, बेल्जियम की अथॉरिटी ने 1970 से लेके 1993 के बीच में, मतलब इन पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा, समझदारी से टैकल करा. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, वो तरीके को अपन जानेंगे. उन्होंने पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, और चौथा तरीका ये. 4 तरीके उन्होंने अपनाए, और 4 तरीके अपना कर उन्होंने बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी में डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को एकोमोडेट करा. एकोमोडेट करने का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना. तो उन्होंने उस डाइवर्सिटी को, उस डिफरेंसेस को एडजस्ट करा. कैसे करा वो अपन इस टॉपिक में जानेंगे. इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके अपन इस टॉपिक पे पहुंचेंगे. ये कार्टून भी पढ़ेंगे. कार्टून बड़ा मीनिंगफुल और बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशंस हैं. सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. अब पावर शेयरिंग आप यहाँ तक सीख जाओगे हैं, हाँ यार पावर शेयरिंग करना अच्छी चीज़ है और पावर शेयरिंग करने से फ़ायदे बहुत हुए हैं. अब सवाल आपका बन के आ गया कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है. तो आपकी बुक ने 2 सेट ऑफ रीजंस दे रखे हैं. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट रीज़न, पूरा यहाँ से यहाँ तक होएगा, और दिस विल बी योर सेकेंड रीज़न. ठीक है, एक सेट ऑफ रीजंस बात करेगा प्रूडेंशियल रीजंस का. मतलब ये जो फर्स्ट रीज़न है ये आपका प्रूडेंशियल रीजंस है. प्रूडेंशियल की स्पेलिंग आपकी ये रही. तो प्रूडेंशियल रीजन से, प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है लॉजिकल, तार्किक, कि लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक, कि व्हाई लॉजिकली पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. लेकिन ये जो सेकंड जो आपका
रीज़न है ये है आपका मोरल वैल्यूज़ पे बात करेगा कि हाँ कर देना चाहिए, लोग खुश रहते हैं, डेमोक्रेसी की बातें, तो एकदम मॉरल वैल्यूज़ वाली बात करेगा। तो ये आपको टॉपिक ये चीज़ सिखाने वाला है। अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हो और ये आपको बताएगा कि पावर शेयरिंग करनी कैसे है। देखिए अभी तक आप ये चीज़ जान लोगे कि पावर शेयरिंग करनी है तो क्यों करनी है, ज़रूरत क्या है पावर शेयरिंग करने की। आप बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे, आप श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज दैट हाँ यार पावर शेयरिंग करना ज़रूरी तो है, वो अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको ये सिखाया जाएगा कि पावर शेयरिंग करें तो करें कैसे। तो पावर शेयरिंग करने के इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी, आजकल की जो मॉडर्न ज़माने की जो डेमोक्रेसी, जैसे भारत की डेमोक्रेसी हो गई, जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी हो गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेसी हो गई, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे पावर शेयरिंग करने के थोड़े 4 तरीके हैं। तो पहला तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आप पावर को कुछ कुछ ऑर्गन्स में बांट दीजिए। आगे आपको बताया जाएगा कि पावर कुछ कुछ आप लेवल्स में बांट दीजिए। आगे आपको बताया जाएगा कि पावर बांटना है तो आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर बांट दीजिए, जानेंगे क्या होता है। और अंत में आपको पावर बांटना है तो पावर पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दो, थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप्स को दे दीजिए थोड़ा पावर, और थोड़ा पावर आप मूवमेंट्स में भी देखेंगे। ये टॉपिक आपको सिखाएगा अल्टीमेटली कि पावर शेयरिंग करना है तो करें कैसे। समझ आई बात? आगे चलते हैं। इस तरीके से जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको होलसम स्टोरी पता चलेगी, ठीक है। लास्ट में ये चैप्टर कंक्लूड होएगा आपका। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए सबसे पहले मुझे बताना आपको ये ज़रूरी है कि बेल्जियम है कहाँ, ठीक है। तो अपन ये चीज़ अपने मैप में देखेंगे। आप पहले यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेल्जियम एक यूरोप का एक देश है, अफ्रीका के ऊपर आता है, यूरोप का एक देश है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नज़दीक है, यानी कि आपके लंदन के नज़दीक होगा। जब अपन इसे और जूम इन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए बेल्जियम, ये रहा अपना प्यारा भारत इस जगह पे, और प्यारे भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको यूरोप मिलेगा। अब पूरे यूरोप में आपको एक देश दिख रहा है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको नेदरलैंड्स मिल रहा है। बेल्जियम के आप ईस्ट में देखेंगे आपको बड़ा सा जर्मनी दिख रहा है, और बेल्जियम के आप सदर्न हिस्से में देखेंगे तो आपको बड़ा सा फ्रांस दिख रहा है। लक्जमबर्ग एक छोटा सा देश है बेल्जियम के पास में, और बेल्जियम के आप नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखेंगे तो आपको समुद्र मिलेगा, और समुद्र पार करते से ही आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। ठीक है। सो आपने अभी तक उसकी लोकेशंस देख ली कि बेल्जियम है कहाँ पे। तो बेल्जियम इज़ ए वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप, बहुत छोटा सा देश है, लगभग अपने हरियाणा राज्य के लगभग आपको उसकी साइज़ मिलेगी। अभी अभी आपने देखा कि आपको बेल्जियम के, ये मान लीजिए ये रहा आपका बेल्जियम, तो बेल्जियम के आपने देखा साउथ हिस्से में, मतलब ये वाले रीजन में आपने देखा फ्रांस है, तो आपको फ्रांस मिलेगा। आपको नेदरलैंड्स मिलेगा उसके ऊपर वाले हिस्से में, मतलब इस रीजन में आपको कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स मिल रहा था। जर्मनी आपको मिलेगा इस हिस्से में, बड़ा सा देश था जर्मनी, याद आया आपको। एंड लक्जमबर्ग मिलेगा छोटा सा देश जो कि थोड़ा इस जगह था। ये रफ रेफरेंस के लिए। और आप देखेंगे कि बेल्जियम की इस वाले रीजन में आपको यहाँ पे समुद्र मिलता है, और समुद्र पार करते से यहाँ पे आपको मिल रहा था ब्रिटेन, यूके।
तो ज्योग्राफी लगभग उसकी क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, तो इट हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, लगभग 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। देश में बीमारी यहाँ आती है, अपन नीचे एक बार इसे रिकलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे इस मैप में, ये आपको बेल्जियम का मैप दे रखा है। तो बेल्जियम के ऊपर जो लोग हैं वो रहते हैं आपके, कौन सा देश है, नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स में एक भाषा बोली जाती है जिस भाषा को बोलते हैं डच भाषा। और आप इधर साउथ में बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देश का नाम है फ्रांस। आप इस मार्जिन के उस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सी मिलेगा, और आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसके इस तरफ आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉर्डर आपका कवर कर रहा है, दैट इज जर्मनी। फाइन। अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि जैसे यहाँ पे आपका आ गया, ये एमपी मान लीजिए और ये महाराष्ट्र मान लीजिए, मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक जगह है जिस जगह का नाम है छिंदवाड़ा। ठीक है, मेरा दोस्त छिंदवाड़ा का रहने वाला है और वो अच्छी खासी हिंदी बोलता है और उसे उतनी ही अच्छी मराठी बोलना भी आती है। रहता वो मध्य प्रदेश में है। सिमिलरली मेरा एक और, मैं खुद मैं नीमच का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में है यहाँ पे, और यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर लग जाती है, ये राजस्थान बॉर्डर है। तो मुझे लगभग थोड़ी बहुत राजस्थानी भी समझ में आ जाती है और हिंदी अच्छी आती है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है, और वो बात यह है कि भाषा की कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकती है, भाषा की कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। तो इससे आपको एक ही बात क्लियर होनी चाहिए, और वो यह है कि यहां पे आपकी बॉर्डर दिख रही है, ये है डच भाषा वाली बॉर्डर। तो पूरे बेल्जियम देश के जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यहां पे आपको डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मिलेगी। आई थिंक लॉजिक क्लियर है। और जो पूरा लाल हिस्सा दिख रहा है मैप के अंदर, उसके साउथ में आपको फ्रांस देश मिला था। अभी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे फ्रांस के नज़दीक। तो जो भी लाल हिस्से में आपको जगह दिख रही है, वहाँ पे सारे के सारे लोग बाग जो हैं वो आपकी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, लॉजिक आपको क्लियर है। अगर अपन जर्मनी बात करें, जर्मनी आपका ईस्टर्न मार्जिन पे है, ईस्टर्न फ्रंट पे है। तो ये जो भी शेडेड पोर्शन है, ये वाला ब्लू, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो आपकी जर्मन भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा डिफरेंट केस मिलेगा। ये तो हो गया पूरे देश की बात कर ली अपन ने। ठीक है, अब देश के अंदर एक छोटी सी राजधानी है उसकी, अब अपन उसकी राजधानी की बात करेंगे। ठीक है, उसकी कैपिटल की बात करेंगे। तो पूरा देश के बीच में आपको जो डच स्पीकिंग लोग हैं, ये जो पूरा पीला हिस्सा दिख रहा है, येलो रीजन दिख रहा है, ये पूरे डच स्पीकिंग लोग हैं। इन डच स्पीकिंग लोगों से घिरा हुआ उनकी कैपिटल है। ठीक है, और उनकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। उसकी कैपिटल को ब्रुसेल्स बोला जाता है। बड़ा ही खूबसूरत देश है और बड़ा ही खूबसूरत जगह है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जब अपन पूरे यूरोप की गिनती करते हैं। तो जब अपन पूरे यूरोप की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल विच कंप्लीटली लाइज इन डच स्पीकिंग एरिया। अब वापस आ जाइए ऊपर, देखिए। सो द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक वर्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, कि लोगों को जोड़ने की वजह क्या है। ठीक है, आप डच में देखोगे तो डच स्पीकिंग लोग सारे के सारे जुड़ सकते हैं अपनी भाषा के दम पर, कि हाँ हम सारे लोग डच भाषा बोलते हैं, तो हम सब एक ही अपन ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रांस के लोग बाकी एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, जर्मन के अपने बना सकते हैं। दीज आर एथनिक कंपोजिशन। सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। छोटा सा देश है बट एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। देश के अंदर 59% पॉपुलेशन है जो कि फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है। देश के जो पीला रीजन आपको दिख रहा है, इस पीले रीजन को आप फ्लेमिश रीजन बोलते हैं।
देश के अंदर जो आपको एक पीला हिस्सा दिख रहा है, इस पीले हिस्से को आप फ्लैमिश रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इन लोगों को बोलते हैं डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। डच क्यों बोली जाती है? क्योंकि देश के जस्ट ऊपर आपको डच देश मिलेगा। डच देश का दूसरा नाम है नेदरलैंड्स। तो लगभग 59% जो देश की पॉपुलेशन है वो आपकी एक भाषा बोलती है, जिस भाषा का नाम है डच लैंग्वेज। लॉजिक आई थिंक क्लियर है। देश की जो लगभग 40% पॉपुलेशन है वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। अब यहाँ से दूसरी बात समझ में आती है कि जो देश का जो सदर्न रीजन है, ये पूरा का पूरा जो आपको ये सदर्न रीजन दिख रहा है, जो लाल कलर का हिस्सा दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रीजन को बोला जाता है वेलोनिया रीजन। और यहाँ के लोग लगभग 40% आबादी है जो कि आपकी फ्रेंच भाषा बोलती है। तो 59 और 40 मिला के होता है 99। अब 1% लोगों की बात करते हैं जो इस रीजन में रहते हैं, जर्मनी के नज़दीक रीजन में रहते हैं। दिस इज 1% पॉपुलेशन ऑफ द होल कंट्री जो कि आपकी जर्मन भाषा बोलती है। ठीक है, अब आप बात कर लीजिए रिमेनिंग। अच्छा, इन द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अब अपन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करते हैं। तो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स का ना उल्टा ही सीन है। जैसे कि इसको याद रखने का तरीका समझिए। देश के अंदर मेजोरिटी कौन है? देश के अंदर मेजोरिटी है डच भाषा बोलने वाले। अब कैपिटल के अंदर वही लोग माइनॉरिटी हैं। तो कैपिटल के अंदर जो 20% आबादी है वो ही आपकी डच भाषा बोलती है। और देश के अंदर जो माइनॉरिटी है, यानी कि अपन फ्रेंच के लोगों की बात कर रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल के अंदर 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि आपकी फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझ लिया एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल ब्रुसेल्स एंड द कंट्री बेल्जियम।